स्वागत है एक बार फिर से आपका। और चर्चा हो रही है आज महाराष्ट्र की राजनीति में। पवार साहब एक फंक्शन में गए थे, उसको लेकर के कई सारे सवाल शिवसेना ने उठाए हैं कि INDAI इससे कमजोर हो सकता है सांकेतिक रूप से, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। जैसी बातचीत हो रही, समय कम है इसलिए निवेदन है कि छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। सापरा साहब, ये जो चौहान साहब ने कहा, पृथ्वीराज चौहान जी ने, वो क्या था? वो कि 10 तारीख तक को बड़ा कुछ हो सकता है और अजीत पवार जी कुछ और बन सकते हैं, ये क्या था? ये अटकलबाजी क्यों? कहूंगा कि मात्र अटकलें हैं। और अगर पृथ्वीराज चौहान जी ने कोई ऐसी बात कही है तो उन्होंने निश्चित रूप से कोई अंदाजा लगाया होगा। वो पश्चिम महाराष्ट्र से खुद जीत करके आते हैं, उन्हें शरद पवार जी की राजनीति का ज्यादा अंदाजा है। लेकिन इस पर खुलासा तो आदरणीय पृथ्वीराज चौहान जी कर सकते, मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तरह से आप अभी ये चर्चा कर रहे हैं, तो मेरे ध्यान में आ रहा है कि आदरणीय शरद पवार साहब ने तो मेरे ख्याल से 16 अगस्त से लेकर के 1 महीने का कार्यक्रम बनाया है। उन सारे विधानसभा क्षेत्रों का कार्यक्रम बनाया हुआ है, वहां पर सभाएं लेंगे जो एनसीपी लड़ी है। और उन्होंने उससे पहले छगन भुजबल जी के कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के ऑलरेडी सभा ली है और 2 जगह ले चुके हैं। तो जो नेता इंडिया के साथ है, जो नेता आइडियोलॉजी के साथ में है, जो नेता अगर पूरी प्लानिंग कर रहा है कि उसे अपनी पार्टी को फिर किस तरह से खड़ा करना है और किस तरह से जो लोग छोड़ के गए हैं उनसे उनको बदला भी लेना है और उनको बीजेपी से भी बदला लेना है, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं हमको ये सोचने की ये नौबत आनी चाहिए कि इंडिया के अंदर कोई दरार पड़ सकती है। दुबे जी, आप बेवजह शक कर रहे हैं, देख लीजिए कितनी मजबूती के साथ खड़े, बदला लेने की प्लानिंग बन रही है। नीरज जी, राजनीति में कुछ शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, सुचिता, नैतिकता। इन शब्दों का आज की राजनीति में मैं समझता हूं कोई अर्थ नहीं रह गया। एक शब्द और है, कटुता। हमने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी और नेहरू जी का कार्यकाल देखा है, सुना है। हमने इंदिरा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी का पक्ष विपक्ष का कार्यकाल देखा है। हमने विलासराव देशमुख जी और गोपीनाथ मुंडे जी का पक्ष विपक्ष का कार्यकाल देखा है। लेकिन उस समय यह स्थिति नहीं थी कि एक नेता दूसरे नेता के पीछे षड्यंत्र रचे, एक नेता दूसरे नेता की पार्टी को तोड़ने के लिए प्रयास करे, इस लेवल पर चला जाए कि कोई लेवल ही ना बचे, ये हमने नहीं देखा था। हो सकता है कि यही कारण है कि जैसा सभी लोग कह रहे हैं कि अब राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी एक मंच पर क्या आ पाएंगे, ये बिल्कुल प्रश्न चिन्ह है कि नहीं आ पाएंगे। कैसे आएंगे? कोई सीमा ऐसी बची नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी ने न लांघ दी हो। अब आप सोचिए कि अजीत दादा पवार के भाषण पर विश्वास करते हुए विश्लेषक गण कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि 2017 में बीजेपी कह रहे हैं कि हम शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे। हम कह रहे हैं कि 2019 में मातोश्री के पावन स्थल पर बंद कमरे में अमित भाई शाह के सामने ये बात हुई थी कि 2.5 वर्षों के सत्ता का बंटवारा होगा। इस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। तो ये जो विश्वास करना और न करने की जो सहूलियत है ना, वो राजनीति में राजनेता अपने अपने फायदे और नुकसान के लिए इस्तेमाल करते हैं। आनंद जी, यहाँ पे विश्वास अविश्वास की बात नहीं, अब तो बहुत ही महंगी चीज हो गई है जी। आपकी जो मीटिंग का जिक्र आप कर रहे हैं उसकी गवाही ना तो मैं था ना अश्विन जी थे, तो मैं क्यों विश्वास करूं? नहीं तो उसमें थे। सुन लीजिए, अरे पूरी बात तो सुनिए। आप लोग ना कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते हैं ना। इस वाली बैठक में आप मेरे साथ थे, आप समझ लें। तो एक ट्रस्ट जो होता है ना म्यूचुअली, कि हमने कोई बात आपको कही, वो आप माने न माने आपकी मर्जी, लेकिन आप उसको कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं। लेकिन हमने कहा ना कि विश्वास में बहुत बहुमूल्य चीज हो गए हैं, तो ना आपको इन पे ना उनके है, इसीलिए तो आपके मन में यह अविश्वास पैदा हुआ कि पवार साहब कुछ भी कर सकते हैं। हमारे मन में पवार साहब को लेकर कोई अविश्वास पैदा नहीं हुआ, ये पहली बात। हमारी स्पष्ट मांग थी कि पवार साहब, आप हमारे नेता हो, आप हमारे मुखिया हो, आप इस लड़ाई को लड़ने में नेतृत्व कर नहीं, डर नहीं है, बिल्कुल डर नहीं है। एक मांग थी, उन्होंने मान लिया। एक मांग थी, उन्होंने उसको माना है। और 5 तारीख को कि हमारा नेतृत्व करिए, हमें मजबूती दीजिए। तो 5 तारीख को उन्होंने ये कौन सी मांग है? आपने ये मांग की थी क्या कि मेरा नेतृत्व करिए, MVA की मीटिंग करिए? आपने ये मांग की थी कि वहां मत जाइए, वहां जाना ठीक नहीं, संकेत गलत जाएंगे, ऑप्टिक्स गलत। ये आपकी मांग थी, वो नहीं मानी उन्होंने। नहीं, सुनिए ना, नहीं सुनिए तो पहले हमने अपनी बात कही
उन्होंने उस बात को अब सुना कि नहीं सुना हम नहीं वही बता पाएंगे। आगे भी आपको बड़े यकीन से कहता हूं, आगे भी यदि कहीं लगेगा, हमारा बड़ा परिवार है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि परिवार में यदि कोई मतभेद है तो बैठ के सॉल्व किए जाते हैं, बीजेपी की तरह नहीं होते। तो आगे भी यदि हमें लगेगा, महेश चौहान जी से अब जरूर कहेंगे अपना भाई समझ के, और वो सुनेंगे, मुझे पूरा विश्वास। जी 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 अश्विन जी, छोटे में रखिएगा सर, संक्षेप में। हाँ, मैं आनंद जी को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं पत्रकार हूँ और मैं किसी भी बात पे एक आदमी के कहने पे विश्वास नहीं करता। नीरज जी, आप जानते हैं अपने प्रोफेशन में हमें हमेशा दोनों साइड लेके चलना पड़ता है, तभी स्टोरी बनती है, वन साइड स्टोरी नहीं बनती। जब मैं कहता हूँ कि अजीत पवार जी ने ये कहा था अपने भाषण में शरद पवार जी के बारे में, जिसे ये मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसका खंडन भी तो शरद पवार जी ने नहीं किया अभी तक। अगर वो अजीत पवार झूठ बोल रहे हैं तो शरद पवार जी उसका खंडन करें सर कि मैंने ऐसा किया ही नहीं। अश्विन जी देखिए, है ना, कुछ चीजें बहुत ऑब्वियस होती हैं। सुबह 4 बजे जाके डिप्टी सीएम की अगर शपथ अजीत पवार जी ले रहे हैं और कोई ये कहे कि किसी को मालूम नहीं था, तो ये बिल्कुल वैसे ही ना कि आप पानी बरस रहा, आप करो देखो सूरज निकला हुआ है। मतलब ये तो बहुत कॉमन सी चीज है, सबको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये सब चीजें हुई रही होंगी। नीरज जी, उस शपथ विधि के बारे में तो देवेंद्र फडणवीस ने खुल के सब बोल दिया है, और पहले ही वो तो आप बोले सर, वो तो हुआ था, किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, सब था। और शरद पवार जी ने मान लिया है कि हाँ मैंने ये सब किया था, लेकिन मैंने यू टर्न मार दिया, मैं पीछे आ गया, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता था कि भाजपा सत्ता के लिए कहां तक जा सकती है। मतलब जो देवेंद्र फडणवीस ने कहा उसको तो उन्होंने मान लिया ना, शरद पवार जी ने खुद उसको सपोर्ट किया। अब अजीत पवार की बात का खंडन अभी तक नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि वो भी सच बोल रहे हैं। नहीं तो आनंद जी का अविश्वास या आनंद जी का शक या आनंद जी का डर जायज है। फिर आशुतोष जी, एनडीए में थोड़ा सा अविश्वास पनप रहा है क्या? उधर बिहार में भी कुछ खटपट चल रही है सर, ऐसा कुछ लग रहा है। इंडिया में की बात कर रहे हैं? INDIA है सर, बीच में डॉट डॉट डॉट। नहीं, आप बिना मजे लेते रहते बीच बीच में। कोएलिशन पॉलिटिक्स है, कोएलिशन पॉलिटिक्स में अंतर विरोध और विरोधाभास चलते रहते हैं। हम लोगों की दरअसल लोकतांत्रिक मूल्यों में थोड़ी आस्था थोड़ी कम हो गई, इसलिए ऐसी चीजों पर हम जरा विश्वास करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आज की तारीख में जितनी गति के साथ 26 दलों का संगठन बना है, वो अपने आप में दर्शाता है कि आज की तारीख में सबको इस बात का एहसास है कि अगर साथ नहीं रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। और जो दल इस गठबंधन में नहीं जुड़े हैं उनकी भी पॉलिटिक्स स्पष्ट है। तो ये गठबंधन ये तमाम नेता इस गठबंधन में जुड़े ही इसलिए हैं क्योंकि उनके पास दूसरा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। अगर उपलब्ध होता विकल्प तो इस गठबंधन में नहीं आते। इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए आए, साथ रहेंगे, झगड़े भी होंगे, लड़ाइयां भी होंगी, गाली गलौज भी होगी। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आप दूसरी तरफ भी सोच सकते हैं ना। अच्छा, अंत में तो अपने स्वार्थ देखना है सर पॉलिटिक्स में। नहीं, उनका स्वार्थ ही इसी में को साथ में रहे, नहीं तो मान लीजिए स्वार्थ नहीं। मान लीजिए मैं इधर दूसरी तरफ एनडीए में मिल जाऊं तो भी तो मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया हमने। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं भाई, आप मुझसे ये सवाल नहीं कर। नहीं, सवाल मेरा ये है कि अगर मान लीजिए मैं कोई एक ऐसा छोटा सा दल हूं और मैं INDIA में जुड़ा हुआ हूं और मुझे लगता है कि इधर गारंटी 50-50, मैं 50-50 मान के चल रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ आऊं तो थोड़ी गारंटी 60% हो सकती है, तो मैं इधर क्यों नहीं चला जाऊंगा? मुझे अपना देखना है कि दुनिया का देखना है। बिल्कुल संभव है, संभव है ना? तो फिर लेकिन आज की तारीख में जो दल यहाँ इकट्ठा है उसमें 90% दल वो है जो बीजेपी के साथ जाएंगे तो उनकी पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। ममता बनर्जी जा सकती है क्या? अखिलेश यादव जा सकते हैं क्या? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी जा सकती है क्या? कौन जा सकता है मुझे बताइए नाम लेके? क्या स्टालिन जा सकते हैं? अच्छा एक मिनट सर, आशुतोष जी आप भी जानते हैं कि जिनके आप नाम ले रहे हैं, अरे अभी ये मत बोलिए सर, जेडीयू पता नहीं कितनी बार आया गया है। जेडीयू जा सकता है। हाँ देखो ना, अब मुझे आपने निकला ना जेडीयू जा सकता। देखिए अखिलेश जी, आरजेडी नहीं जा सकता। अखिलेश जी और ममता जी INDIA में रहें या न रहें, उनका मुकाबला बीजेपी से ही है। आपको लगता है यूपी में कोई और लड़ रहा है? दिक्कत क्या है? प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी है, बाकी थ्योरेटिकली तो बहुत चीजें होती रहती है। जी संजय, बहुत 30 सेकंड में 30 सेकंड। कुछ चेक ऐसे होते हैं जो 6 महीने एक बार डिबार हो जाते हैं। 6 महीने में इलेक्शन है, 6 महीने में इलेक्शन है। अच्छा महेश चौहान जी, देखिए इतनी चर्चा में निकला ये कि मतलब कहीं ना कहीं एक अविश्वास का भाव तो है और बहुत सारे उदाहरण दिए जा रहे हैं। आपको आनंद दुबे जी को कन्विंस करना है, सापरा जी तो कन्विंस है कि आप बिल्कुल सही हैं।
दुबे जी देखिए, पहली बात तो इंडिया में मुस्कुरा रहे हैं, दुबे जी भी मुस्कुरा रहे हैं। यही तो ये क्योंकि नीरज जी ने सवाल ही ऐसा किया कि वो गुगली है, मुझे पता है, लेकिन इसलिए मुझे हंसी आई। लेकिन मैं दुबे जी, इसके लिए मैं दुबे जी आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया के साथ रहना ये शरद पवार जी की और एनसीपी की मजबूरी नहीं है। वो अपने मन से, अपने दिल से उसके साथ है, इंडिया के साथ। अदरवाइज उनको कौन रोकता है एनडीए में जाने के लिए? आज एनडीए के साथ आराम से जा सकते थे ना, जो बात सभी लोग कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अपने साथ जो दो बेटे वो कर रहे हैं, जैसे कि आपको लग रहा है, वो जा सकते थे ना, वो नहीं गए हैं, वो इंडिया के साथ है। वो अभी नेक्स्ट मीटिंग में रहेंगे। आपको जैसे आप बता रहे हो 5 तारीख को मीटिंग है, कल एक मीटिंग है एमवीए की, आप देखिए उसमें जयंत पटेल साहब और बाकी के आपके लोग भी है, कांग्रेस के लोग भी है। तो आपको तो पता है ये ऐसे संदेह मन जी में आशुतोष जी, आपने जवाब सुना, आपके लिए था ये। शरद पवार की मजबूरी नहीं है, आप जो कह रहे हैं कि सबकी मजबूरी आईएनडीआई में जुड़े रहना। पॉलिटिक्स में देखिए, ये तो महेश जी कह रहे हैं ना। अरे प्रवक्ता है तो उनकी तो बात तो मानूंगा मैं। कुछ तो मजबूरियां रही होगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। जी शो समाप्ति का समय हो रहा है। ऐसे ही हंसी के माहौल में शो हो तो बढ़िया रहते हैं, डेमोक्रेसी है। निजी तौर पर मुझे लगता है किसी कार्यक्रम में किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और कोई भी जा सकता कहीं पे भी। लेकिन अब चूंकि विद इन ग्रुप ही ये क्वेश्चन रेस किया गया, तो इसलिए हमने कहा इस चर्चा को कर लेना चाहिए। और ऐसे राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, जो पृथ्वीराज चौहान जी ने पूरी एक थ्योरी दी है कि कौन सीएम बन जाएगा, कौन 2 केंद्रीय मंत्री बन जाएगा, वो सब सुन के ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वाकई बहुत ज़्यादा घुमावदार चीज़ें हो रही हैं। और आगे क्या होगा पता नहीं। बहुत सारे एनालिस्ट तो कहते हैं अगस्त में देखिएगा आप बहुत बड़े बड़े कांड हो सकते हैं। पता नहीं मुझे, अगर होंगे तो हम लोग एक बार फिर से बैठेंगे, चर्चा करेंगे। सारे मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।